देखिए, जो कपट और अशुद्धि है वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो ऐसे है उसमें 240 में इसको व्याख्या परिभाषित किया है। देखिए ऐसे 240 अशुद्धियों, कपट व अशुद्धि, कपट व अशुद्धि। देखिए इसका कपट और अशुद्धि का वर्णन कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बनाया हुआ है उसमें इसको परिभाषित किया है, कपट और अशुद्धि को। तो हमने अशुद्धि तो कंप्लीट कर ली थी, हम बात करेंगे अब गबन की। किसकी? गबन। ठीक है, तो देखिए गबन जानबूझकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? जानबूझकर किया जाता है। गबन किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उचित सावधानी और चतुराई से किया जाता है, वो गबन या कपट कहलाता है। क्लियर? देखिए, और ये गबन के अनेक प्रकार हैं। गबन के प्रकार, काइंड्स ऑफ। देखिए गबन का मतलब मैंने बता दिया कि अशुद्धि तो जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन गबन जानबूझकर और उचित सावधानी और चतुराई से किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? गबन कहलाएगा। गबन के प्रकार सबसे पहले होता है आपका रोकड़ का गबन। रोकड़ का गबन। दूसरा होता है माल का गबन। माल का गबन। फिर आपका संपत्तियों का गबन। फिर आपका होगा सुविधाओं का गबन। और लास्ट नंबर होगा आपका सुविधाओं का श्रम का गबन। और हिसाब किताब में गड़बड़ी। हिसाब किताब में गड़बड़ी। तो गबन के प्रकार को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। देखिए गबन और अशुद्धि, अशुद्धि तो हमने पढ़ ली थी। अशुद्धि का मतलब ये बताया था। देखिए अशुद्धि और कपट को ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240 में बताया गया है। कपट का, कपट या गबन एक ही बात है, कपट या गबन। क्लियर? कहने का मतलब जो जानबूझकर पहले से कोई योजना बनाकर उचित सावधानी और चतुराई से किया जाता है, वो क्या कहलाता है? गबन या कपट कहलाता है। गबन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जैसे रोकड़ का गबन, माल का गबन, संपत्तियों का गबन, सुविधाओं का गबन, श्रम का गबन और हिसाब किताब में गड़बड़ी।
देखिए सबसे पहले आता है आपका रोकड़ का गबन। रोकड़ का गबन, देखिए रोकड़ का गबन है वो किस प्रकार से कैसे किया जा सकता है। रोकड़ का गबन, किसका? रोकड़ का गबन। देखिए रोकड़ एक क्या है, बहुत ही मूल्य रखती है। जो रोकड़ की मद होती है, जो रकम होती है, वो बहुत किसी भी संस्था में या उपक्रम में महत्वपूर्ण मूल्य रखती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और ये एक विनिमय का माध्यम है। किसका माध्यम है? इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वस्तु क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो कहने का मतलब है कोई भी संस्था है उसमें रोकड़ का गबन ज्यादा होने की क्या होती है, संभावनाएं होती है। तो रोकड़ का हर कोई भी व्यक्ति किसका गबन कर सकता है, रोकड़ का गबन कर सकता है। तो रोकड़ का गबन को रोकने के लिए ईमानदार और अच्छे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब रोकड़ का गबन कैसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसके कुछ उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रोकड़ का गबन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, उसके कुछ उदाहरण है। एक तो जैसे कोई भी संस्था है, क्लियर, ठीक है, उसमें आपने झूठे प्रमाणक बना लिए। झूठे प्रमाणक का मतलब होता है बिल बना लिए, क्लियर, और उन बिलों के माध्यम से आपने क्या कर दी, क्रय दिखा दी, परचेज दिखा दिया। क्लियर, क्या दिखा दी, परचेज, झूठे प्रमाणक बनाकर, लेकिन वास्तव में तो आपने क्रय किया ही नहीं, और जो भी 10,000 की क्रय दिखा दी और वो 10,000 आपने क्या कर लिए, हड़प कर दिए, उसका गबन कर दिया। एक ये हो सकता है कि आपने कोई भी आपके पास कंपनी में रोकड़ पैसा आया, क्या आया, रोकड़ पैसा आया, उसका आपने लेन देनों में लेखा नहीं किया और आपने उसको हड़प कर गए। क्लियर। एक ऐसे भी हो सकता है कि ए नाम का कोई ग्राहक आया पैसा देने, उसका पैसा बी ग्राहक के खाते में जमा कर दिया, बी ग्राहक का पैसा सी ग्राहक के खाते में जमा कर दिया। क्लियर। तो इस प्रकार का क्रम आप क्या करते हो, जारी रखते हो, तो उसे कहते हैं लैपिंग, टीमिंग या लीडिंग। क्या कहते हैं, लैपिंग, टीमिंग या लीडिंग। क्लियर हो गई बात। एक आपने कोई आपकी कंपनी में उसमें मजदूर आ रहे हैं, क्लियर, एक तो 5 मजदूर ही आ रहे हैं और आपने क्या कर दी, 10 मजदूरों की और एक्स्ट्रा झूठी रसीदें काटकर मजदूरी दिखा दी और उनका पैसा क्या कर गए, हड़प कर गए। तो ये कुछ उदाहरण है किसका, रोकड़ का गबन। इस तरीके से संस्थाओं में, कंपनियों में किया जा सकता है। फिर आता है माल का गबन। माल का गबन कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा नियंत्रण तो कोई भी संस्था होगी ना, उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण तो वो किस पर रखती है, माल पर इतना नियंत्रण नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी कर्मचारियों द्वारा माल का भी क्या कर लिया जाता है, गबन कर लिया जाता है। कैसे कर लिया जाता है, कोई भी माल था उसको अपने पर्सनल यूज में ले लिया, क्लियर, आपने किसी को बेचा, क्लियर, और वो वापस खराब होने की वजह से वो कंपनी में क्या हो गया, वापस आ गया, तो आपने उसका सेल्स रिटर्न का लेखा जोखा तो किया नहीं और उसको अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले लिया, तो वो किसका गबन हो गया, माल का गबन। किसका गबन, आपका कंपनी में स्टॉक पड़ा था उसमें से चुरा कर घर ले गए, क्लियर, तो वो भी किसका गबन हो गया। फिर आता है आपका संपत्तियों का गबन। कैसे, संपत्तियों का गबन कैसे होगा, हाँ, आपने क्या किया, व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा और उस फर्नीचर, जो नया फर्नीचर खरीदा उसको तो कहां शिफ्ट कर दिया, घर पर कर दिया, तो वो किसका गबन हो गया। फिर किसका आया, सुविधाओं का गबन क्या होगा, कार की सुविधा मिली, टेलीफोन की सुविधा मिली, इनका अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेना, वो किसका गबन हो गया, सुविधाओं का गबन। फिर आ गया श्रम का गबन। कैसे, कोई कंपनी में देखिए अधिकारी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं,
जो भी अधिकारी वर्ग हैं कंपनी में, क्या है, जो भी अधिकारी वर्ग है उनको काम में सहायता करने के लिए एक और कर्मचारी मिलता है। क्लियर? तो वो क्या कर रहे हैं, उस कर्मचारी को अपने, उस कर्मचारी से ऑफिस का काम तो करा नहीं रहे और उसको क्या कर रहे हैं, निजी कार्य करवा रहे हैं। क्लियर? अपने घर के जो भी निजी काम थे उनमें उसको क्या कर रहे हो, आप व्यस्त कर रहे हो, तो वो किसका गबन हो गया, श्रम का गबन। और हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे, जो भी ऊंचे पदों पर जो भी व्यक्ति बैठे रहते हैं टॉप मैनेजमेंट में, उन्हीं के द्वारा हमेशा हिसाब किताब में गड़बड़ी करवाई जाती है। जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो कभी भी जानबूझकर नहीं करते, लेकिन ऊंचे जो पदों पर बैठे हैं वो व्यक्ति हिसाब किताब में जानबूझकर गड़बड़ियां क्या करते, करवाते हैं। भाई पैसा आ रहा है 5 लाख, कर्मचारी को कहते 50,000 ही दिखा देना। क्लियर? 4.5 लाख वो अपने पर्सनल यूज में काम में ले रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके किसके गबन हो गए, गबन के प्रकार हो गए, कपट या गबन के प्रकार। पहला रोकड़ का गबन, दूसरा माल का गबन, तीसरा संपत्तियों का गबन, चौथा सुविधाओं का गबन, पांचवा श्रम का गबन और छठा आपका हिसाब किताब में गड़बड़ी। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि अशुद्धि और गबन में अंतर बताइए, अशुद्धि और गबन में अंतर बताइए, और आपसे पूछ ले गबन का सविस्तार से वर्णन कीजिए। भाई गबन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अशुद्धि और गबन में अंतर बताइए और अशुद्धियों का के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अब एक टॉपिक आगे लिख लीजिए, अशुद्धि व गबन में अंतर, या कपट में अंतर। हाँ, अशुद्धि में कपट में अंतर। अशुद्धि व कपट में अंतर। एक तो कॉलम किसका आ जाएगा आपके, अंतर का आधार। इधर आ जाएगा आपका क्या, कपट या गबन। यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, अशुद्धि। देखो सबसे पहले क्या लिख लो, अर्थ लिख लो। अशुद्धि किसे कहते हैं, यानी कि वित्तीय सूचनाओं में जानबूझकर न की जाने वाली त्रुटि। वित्तीय सूचनाओं में जानबूझकर न की जाने वाली त्रुटि अशुद्धि कहलाती है। और यहां पे लिख लेना, वित्तीय सूचनाओं में जानबूझकर की जाने वाली त्रुटि गबन या कपट कहलाती है। क्या कहलाएगी, गबन या प्रकट, कपट।
कराऊंगा आगे। फिर देखो इरादा, इरादा कोई भी व्यक्ति है ना, देखो अशुद्धि करेगा तो उसका कोई इरादा नहीं होता, लेकिन गबन या कपट करने वाले व्यक्ति का इरादा पहले से ही होता है। तो लिखो इरादा। इरादा, अशुद्धि करने वाले का कोई इरादा नहीं होता। अशुद्धि करने वाले का कोई इरादा नहीं होता है, जबकि गबन करने वाला इरादा करके गबन करता है। जबकि गबन करने वाला इरादा करके क्या करता है? गबन करता है। फिर देखिए अंतर के आधार पे थर्ड, ज्ञान। क्या अशुद्धि करने वाले को अशुद्धि का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। जबकि गबन करने वाले को गबन का क्या होता है? ज्ञान होता है कि मैंने इतने रुपए का गबन कर रखा है। अशुद्धि करने वाले को अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता, जबकि गबन करने वाले को गबन का पहले से ज्ञान को गबन का ज्ञान होता है। फिर योजना, क्या अशुद्धि करने वाला योजना बनाता है क्या? लेकिन गबन करने वाला पहले से योजना बनाता है। अशुद्धि करने वाला कोई योजना नहीं बनाता। अशुद्धि करने वाला कोई योजना नहीं बनाता, जबकि गबन पहले से योजना बनाकर गबन करता है। परिणाम क्या होगा गबन और अशुद्धि का? देखिए अशुद्धि करने वाले से हानि भी हो सकती है, लाभ। कोई मत को ज्यादा लिख दे, कम भी लिख दे, हाँ। लेकिन गबन से तो क्या होगा? हमेशा ही क्या होगी? हानि होगी। देखो परिणाम, अंतर के आधार में परिणाम। अशुद्धि का परिणाम, किसका परिणाम? अशुद्धि का परिणाम निश्चित नहीं होता है, जबकि गबन का परिणाम निश्चित होता है।
अरे परिणाम निश्चित नहीं होता, इसका मतलब किसका? अशुद्धि का परिणाम। अशुद्धि करने वाला अगर कोई अशुद्धि कर सकता है, कर देता है, तो उससे लाभ भी हो सकता है और हानि भी। किसी मद को वो ज्यादा लिख दे, किसी मद को कम लिख दे। लेकिन गबन करने वाला जब भी गबन करेगा तो उससे एक ही चीज होगी, क्या? लॉस, हानि होगी। अंतर के आधार में लिखो फिर। कारण है, कारण लिखो, कारण में लिखिए कारण में क्या होगा? अशुद्धि प्राय सावधानी न बरतने के कारण होती है। अशुद्धि प्राय सावधानी न बरतने के कारण होती है। और देखो, गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता, उसमें तो बहुत सावधानी और चतुराई चाहिए। जबकि गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता, बिना सावधानी के नहीं किया जा सकता। फिर लिखो खोज, खोज अशुद्धियों को खोज निकालना आसान है, जबकि गबन की खोज कठिन है। गबन की खोज क्या है? कठिन कार्य है। अर्थ, इरादा, ज्ञान, योजना, परिणाम, कारण, खोज। हेडिंग डालो, अंकेक्षण के लाभ। अंकेक्षण के लाभ। देखिए, अंकेक्षण का मतलब अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? जो भी आपकी भैया है खाते और जो भैया हैं उनकी शुद्धता और सत्यता की जांच ही क्या होगी? अंकेक्षण। अगर आप इसकी अंकेक्षण करवाते हो तो उसके अनेक आपको संस्था में उपक्रम में क्या होंगे? लाभ होंगे। अब वो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखिए अंकेक्षण के लाभ है। नंबर फर्स्ट, भ्रष्टाचार समाप्त करना। सबसे पहले क्या? भ्रष्टाचार समाप्त करना। दूसरा,
अनुशासन कायम रखना, अनुशासन कायम रखना। नंबर 3, अनियमितताएं, चोरी व गबन का प्रकट होना। अनियमितताएं, चोरी व गबन का प्रकट होना। किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितताएं थी, अनियमितताएं कोई चोरी व गबन है तो वो प्रकट हो जाएंगे अगर आपने क्या किया। नेक्स्ट, कर्मचारियों व प्रबंधकों को सावधान करना। नेक्स्ट, व्यापार की सही स्थिति बताना, व्यापार की सही स्थिति बताना, व्यापार की सही स्थिति बताना। विनियोजकों की रखवाली करना, की रखवाली करना, विनियोजकों की रखवाली करना। सच्चाई व ईमानदारी का प्रमाण, सच्चाई व ईमानदारी का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, बहुमूल्य सलाह मिलना, बहुमूल्य सलाह मिलना, बहुमूल्य सलाह मिलना। हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना, हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना, हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना। देखिए, एक तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। किसको? अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। अंकेक्षण के लाभों व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उद्देश्य और लाभ भी बता दिए। क्लियर? क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ये बन सकता है, कपट व अशुद्धि में अंतर बताइए और अशुद्धि व कपटों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका, अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए, अंकेक्षण के प्रकार व मर्यादाओं का वर्णन कीजिए। तो आपके एक तो इस टॉप जो चैप्टर है ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन, उसमें आपकी एक तो मर्यादाएं बची है, कहने का मतलब सीमाएं। क्लियर? सीमाएं या मर्यादाएं, और एक आपके अंकेक्षण के प्रकार बचे हैं। ठीक है। जैसे अनेक प्रकार के अंकेक्षण होते हैं, पूर्ण अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, चिट्टा अंकेक्षण। क्लियर? निपुणता, औचित्य, कुशलता अंकेक्षण, कर अंकेक्षण। क्लियर? अंतरिम अंकेक्षण। तो विभिन्न प्रकार के अंकेक्षणों के प्रकार भी है। क्लियर? जैसे आप कुछ आंशिक अंकेक्षण कैसे होगा कि आप कुछ चुने हुए व्यवहारों की, खातों की क्या कर रहे हो, जांच पड़ताल
कर रहे हो कुछ चुने हुए व्यवहारों की, तो वो क्या हो गया आंशिक। कुछ हिस्सों की ही जांच पड़ताल कर रहे हो आंशिक। पूर्ण अंकेक्षण का मतलब अब सभी हिसाब किताबों की अच्छी और गहराई से क्या कर रहे हो जांच, तो वो कौन सा अंकेक्षण हो जाएगा पूर्ण अंकेक्षण। क्लियर। चालू अंकेक्षण क्या होता है कि जो अंकेक्षक होता है ना वो आप खाते तैयार करते रहते हैं। क्या करते रहते हो आप खाते तैयार करते रहते हो। तो अंकेक्षण जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो वो वित्तीय वर्ष के मध्य में कभी भी आकर उस दिन तक के, जैसे मान लीजिए वो अक्टूबर में आ गया तो अप्रैल से अक्टूबर में जो भी लेन देन हुए उनकी वो जांच पड़ताल कर गया। ठीक है। फिर 2 महीने बाद आ गया फिर वो जांच पड़ताल कर गया, तो वो आपका क्या हो गया चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। क्लियर। और इसमें एक बार जो जांच कार्य हो जाता है, पहले जैसे 4 महीने का कर गया फिर 2 महीने का कर गया, तो फिर वो जो पहले के काम कर गया जिनकी जांच पड़ताल उनको वो दोबारा जांच पड़ताल नहीं करता है। तो एक ये भी जो चालू अंकेक्षण है उसका भी 20 नंबर में क्वेश्चन आता है कि चालू अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए, चालू अंकेक्षण के लाभ और हानियां बताइए, लाभ और हानियां बताइए। तो एक तो आपको डीपली में आपको चालू, एक तो अंकेक्षण की मर्यादाएं करवानी है, एक आपको अंकेक्षण के प्रकार करवाने, और आपका ये एक चैप्टर है ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन, वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन। से बंदे खाने में सब पीस खाते